हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस वर्ल्ड हिंदी में। दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं आपदा प्रबंधन के सारे वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जो क्या है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर यह वीडियो आप अंत तक जरूर देख लेते हैं, देख लेने के बाद जो है आपका आपदा प्रबंधन से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है। इसमें लगभग 70 से प्लस ऑब्जेक्टिव को कवर किया गया है, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। अगर देख लेते हैं अंत तक तो आपका 5 नंबर जो है फिक्स हो जाएगा यहीं से। तो चलिए बिना टाइम वेस्टिंग के हम जो है वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है, क्या निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? आग लगना, बम विस्फोट होना, भूकंप या रासायनिक दुर्घटना। क्या आग लगना प्राकृतिक आपदा है, बम विस्फोट प्राकृतिक आपदा है या भूकंप प्राकृतिक आपदा है? तो हम देखेंगे कि भूकंप जो है यह प्रकृति के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। हम इंसानों के द्वारा भूकंप उत्पन्न करने नहीं किया जा सकता है, इसीलिए भूकंप हो जाएगा हमारा राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है? आतंकवाद, महामारी, दंगा या इनमें से सभी? तो हम देखेंगे महामारी जो है हमारा क्या है, प्राकृतिक आपदा है, इसलिए बी हो जाएगा ऑप्शन राइट। क्योंकि महामारी देखते हैं कुछ दिन पहले जो कोरोना आया था, तो हम लोग क्या बोल रहे थे, कोरोना महामारी। इसका मतलब जो है महामारी हमारा क्या प्राकृतिक आपदा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें कहता है कौन मानव जनित आपदा नहीं है, मतलब कौन जो है मानव के द्वारा उत्पन्न नहीं किया जाता है, यानी ईश्वर के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। आतंकवाद, रेल दुर्घटना, सुनामी या सांप्रदायिक दंगा। यहाँ पे अगर देखेंगे हम तो सुनामी जो है हमारा मानव जनित आपदा नहीं है, क्योंकि सुनामी जो है ईश्वर के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, यानी सुनामी क्या हमारा प्राकृतिक आपदा है। इसके अलावा आतंकवाद, रेल दुर्घटना और सांप्रदायिक दंगा ये सब क्या है, मानव जनित आपदा है। अगले सवाल को देखते हैं। कहता है कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। यहाँ पे भी वही पूछा गया कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो यहाँ पे भी जो है ये आतंकवाद जो है ये हमारा प्राकृतिक आपदा नहीं है, क्योंकि यह मानव जनित आपदा है। आतंकवाद हम इंसान ही क्या करते हैं, आतंकी हमला करते हैं ना, इसीलिए आतंकवाद क्या हो जाएगा हमारा मानव जनित आपदा। उसके बाद अगर हम लोग देखें अन्य ऑप्शन को, सुनामी, बाढ़ एवं भूकंप, ये सब क्या हमारा प्राकृतिक आपदा है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा सही। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है, मतलब कौन ईश्वर के द्वारा उत्पन्न नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग रेल दुर्घटना जो है ये हमारा प्राकृतिक आपदा नहीं है। उसके अलावा भूकंप, बाढ़ और सुनामी क्या है हमारा प्राकृतिक आपदा है, इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, फिर पूछा गया कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या है, गरीबी जो है क्या प्राकृतिक आपदा नहीं है। उसके बाद बाढ़, सुखाड़, चक्रवात, ये सब क्या हमारा प्राकृतिक आपदा है। चलिए दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का जो है PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि मैं हर एक PDF को जो है टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर देता हूँ। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। निम्न में से कौन सा मानव जनित आपदा नहीं है, मतलब मानव जनित नहीं है यानी प्राकृतिक है। तो इनमें से कौन, सांप्रदायिक दंगा, आतंकवाद, रेल दुर्घटना या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग देखेंगे ये सारा क्या है, मानव जनित है, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन डी हो गया इसका क्या जी आंसर। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा है, यानी कौन सा ऐसा आपदा है जो मानव के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, इनमें से सभी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए फिर अगले सवाल को देखते हैं। इनमें कौन मानव जनित आपदा है, यानी कौन ऐसा आपदा है जो मानव के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, रेल दुर्घटना, उपयुक्त में सभी। तो इसका डी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि ये सारे क्या है मानव जनित आपदा है।
चलिए अगले सवाल को देखते हैं। मानव जनित आपदा है बाढ़, भूकंप, आतंकवाद, सुनामी। तो यहाँ पे मानव जनित आपदा अगर हम लोग देखेंगे तो आतंकवाद क्या है, हमारा मानव जनित आपदा, इसलिए सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए भोपाल गैस त्रसदी किस प्रकार की आपदा थी? तो भोपाल गैस जो दुर्घटना भोपाल में घटी थी गैस टैंक फटने से, तो ये क्या है, हमारा मानव जनित आपदा है, इसलिए ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए कितने प्रतिशत कम वर्षा होने पर किसी क्षेत्र को सूखा घोषित किया जाता है? तो कितना प्रतिशत? 75%। अगर कहीं पे 75% से कम वर्षा होती है तो उसको क्या किया जाता है, सूखा घोषित किया जाता है उस क्षेत्र को। अगला है, कहता है बिहार की किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? मतलब बिहार की किस नदी को शोक कहा जाता है? शोक किसे कहते हैं, इस बात को हम लोग समझते हैं। शोक कहने का मतलब है कि जो है सरो, दुख की बात। तो किसके कारण जो है बिहार, किस नदी को बिहार का दुख कहा जाता है कहने का मतलब है, तो कोसी नदी को जो है बिहार का दुख कहा जाता है, क्योंकि जब भी कोसी नदी में बाढ़ आता है तो पूरे बिहार को क्या कर देता है, तबाह बर्बाद कर देता है। इसीलिए कोसी को क्या कहा जाता है, बिहार का शोक यानी दुख कहा जाता है, दुख की घड़ी। अगला सवाल है 1999 का भयंकर चक्रवात किस राज्य में आया था? तो 1999 में जो चक्रवात आया था वो आया था उड़ीसा में। कहाँ पे आया था? उड़ीसा में, इसलिए ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। कहता है बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो बिहार में जो विनाशकारी भूकंप 1934 ईस्वी में आया था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को देखने के बाद आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के जाएंगे कि आपको पहले से कितना सारा ऑप्शन ऑब्जेक्टिव आता था। भारत का विनाशकारी चक्रवात किस वर्ष आया था? तो भारत में जो विनाशकारी चक्रवात 29 अक्टूबर 1999 को आया था। ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो नया अपडेट करूं तो आप तक जल्दी पहुंच जाए। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। पश्चिम बंगाल की शोक किस नदी को कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल की शोक जो है उसे दामोदर नदी को कहा जाता है, पश्चिम बंगाल का शोक, क्योंकि पश्चिम बंगाल जो है दामोदर नदी के किनारे बसा हुआ है। अगले सवाल को देखते हैं। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप 1934 ईस्वी में आया था, इसलिए ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। इनमें से सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य कौन सा है? तो इनमें से सबसे अधिक अगर देखें बिहार, झारखंड, पंजाब और केरल में से, तो बिहार हो जाएगा सबसे बाढ़ ग्रसित या सुखाड़ ग्रसित क्या है, राज्य है, इसलिए ये हो जाएगा इसका सही आंसर। कहता है बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है, मानव जनित आपदा है या सामान्य आपदा है? इनमें से कोई नहीं। तो बाढ़ जो है एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि बाढ़ जो है ईश्वर के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, इसलिए ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता, नदी के तली में अवसाद का जमना, वर्षा की अधिकता है, इनमें से सभी। तो इनमें से जो है अगर हम लोग देखेंगे तो सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बाढ़ में सबसे अधिक हानि होती है किसे? फसलों को, पशुओं को, भवनों को या उपरोक्त में सभी? तो देखेंगे बाढ़ आने से किसी एक चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाता है, ये हर एक चीज़ को नुकसान पहुंचाया जाता है। पशुओं को भी, घर मकान भी ढह जाते हैं, फसलें वगैरह बर्बाद हो जाता है, इसीलिए इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। कहता है कुशहा तटबंध किस नदी पर स्थित है? तो कुशहा तटबंध जो है ये कोसी नदी पर स्थित है। किस नदी पर? कुशहा तटबंध कोसी नदी पर स्थित है। कहता है किस देश को बाढ़ का देश कहा जाता है? तो किस देश को हम लोग बांग्लादेश को क्या बोलते हैं? बाढ़ का देश कहते हैं। इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अपने दोस्तों में जो है इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपका दोस्त भी इसका लाभ उठा सकें। अगले सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित प्रबंधन हेतु निर्माण कार्य में से कौन बाढ़ नियंत्रण में सहायक हो सकता है? तो देखेंगे कुआं, कुंड, बांध या नहर। तो इसमें से देखें हम लोग बांध क्या है, एक प्रबंधन कार्य है, इसीलिए सी हो जाएगा इसका राइट आंसर।
चलिए, भारत का लगभग कितना प्रतिशत भाग बाढ़ या सुखाड़ से प्रभावित है? तो भारत का लगभग 85% भाग जो है क्या है, बाढ़ या सुखाड़ से ग्रासित है, इसलिए डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 27 नंबर सवाल कहता है बिहार की बड़ी त्रसदी में से एक क्या है? चक्रवात, भूस्खलन, सुखाड़ या बाढ़? तो देखेंगे बाढ़ क्या है, बिहार की सबसे दुखों में से सबसे भयंकर मतलब आपदा में से एक क्या है, बाढ़ है। सुखाड़ भी तो है लेकिन उतना नहीं है जितना कि बाढ़ है। चक्रवात ये सब बिहार में नहीं आता, भूस्खलन ये सब बिहार की समस्या नहीं है। चलिए 28 नंबर सवाल को देखते हैं। बिहार राज्य का कितना प्रतिशत क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है? बिहार का देखेंगे तो 73% भाग जो है बिहार का क्या है, बाढ़ ग्रसित है, इसलिए बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? तो बिहार का उत्तरी बिहार जो है क्या है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। अगर आपको पूछा जाए सुखाड़ग्रस्त कौन है, तो सुखाड़ग्रस्त जो है वो दक्षिण बिहार है, लेकिन 29 नंबर प्रश्न का डी होगा राइट आंसर। बाढ़ के समय हमें निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? ऊंची भूमि वाले स्थान पर, गांव से बाहर, जहां है उसी स्थान पर रहना चाहिए, खेतों में? तो हमें जो है ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए, इसलिए ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया? तो राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम जो है 1954 ईस्वी में शुरू किया गया है, इसलिए सी हो जाएगा इसका प्रश्न का राइट आंसर। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना जो है 1976 ईस्वी में किया गया, इसलिए बी हो गया इस प्रश्न का राइट आंसर। अगले सवाल को देखते हैं। सुखाड़ क्या है? तो सुखाड़ जो है ये प्राकृतिक आपदा है या मानव जनित आपदा है या सामान्य आपदा है? तो सुखाड़ भी एक प्रकार का जो है प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि सुखाड़ भी किसी इंसान के द्वारा उत्पन्न नहीं किया जाता है। सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो सूखा भी क्या होगा, प्राकृतिक आपदा, इसलिए इसका भी ये हो जाएगा राइट आंसर। कहता कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में, मिट्टी के नमी के कारण। तो इन सबों को जो है देखेंगे तो इसमें से जल के अभाव के कारण क्या होता है, कृषि सुखाड़ होता है। अन्य ऑप्शन को देखेंगे तो मिट्टी में नमी के अभाव से कृषि सुखाड़ नहीं होता है, ठीक है ना, जल की कमी के कारण होता है, इसलिए ये हो गया इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त राज्य है? सूखे से ग्रासित है, तो सबसे देखेंगे सूखे से ग्रासित जो है वो क्या है, गुजरात है हमारा, सूखे से ग्रासित राज्य है, इसलिए सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? बिहार का हम आपको पिछले ही जो है इसमें बताएं कि बिहार का जो दक्षिण एरिया है वो क्या है, सर्वाधिक सूखा ग्रसित है, इसलिए सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कहता है सूखे की स्थिति किस प्रकार से आती है? तो सूखे की स्थिति अचानक आता है, पूर्व सूचना के अनुसार आता है या धीरे धीरे आता है? तो सूखे की स्थिति जो है धीरे धीरे आती है, ये अचानक नहीं हो सकता है। हाँ, बाढ़ अचानक दूर हो सकता है, लेकिन सूखा जो है ये धीरे धीरे आएगा। क्या पूर्व सूचना के अनुसार? पूर्व सूचना के अनुसार क्या सुखाड़ जो बता के आता है? नहीं आता है, लेकिन वो धीरे धीरे आता है, इसलिए सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन है? वर्षा की कमी, भूकंप, बाढ़ या ज्वालामुखी की क्रिया? तो इसमें देखेंगे हम लोग सूखे के लिए जो है वर्षा की कमी ये कारणों में से एक कारक है। सूखे से बचाव का एक प्रमुख तरीका क्या है? तो सूखे के बचाव के लिए एक प्रमुख तरीका क्या है कि वर्षा जल को जमा करके रखो, यानी वर्षा जल का संग्रहण करना ही क्या कहता है, सूखे से बचाव का प्रमुख कारण है। क्योंकि हम लोग बाढ़ की स्थिति तो उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, इसलिए बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। भूपटल के नीचे का वह स्थान जहाँ से भूकंप का जन्म होता है वह क्या कहलाता है? तो जहाँ से भूकंप जो है, पृथ्वी के नीचे का वह स्थान जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है उसे हम लोग बोलते हैं भूकंप केंद्र, यानी भूकेंद्र भी इसे कह सकते हैं। क्या सब कह सकते हैं? भूकेंद्र। और जहाँ पर भूकंप पहली बार पृथ्वी में आकर जिस सतह पर टकराती है उसे कहते हैं अधिकेंद्र। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। तो इस सवाल का ए हो जाएगा क्या राइट आंसर, यानी भूकंप केंद्र कहते हैं। भूकंप
केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी की सतह पर के केंद्र का क्या नाम है? तो उसे हम लोग बोलते हैं अधिकेंद्र। यानी वही सवाल जी, जहाँ पर भूकंप पहली बार आकर टकराता है उस जगह को हम लोग अधिकेंद्र कहते हैं। चलिए, भूकंप का मापन किसके द्वारा किया जाता है? भूकंप का मापन जो है, जब भूकंप आता है तो कितनी स्पीड में आता है, इस चीज़ को मापने के लिए हम लोग रिएक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए डी हो गया इसका सही आंसर। कहता बिहार राज्य भूकंप के किस मंडल में पड़ता है? तो बिहार राज्य जो है भूमंडल यानी जोन 4 के अंतर्गत आता है। सबसे खतरनाक जोन जो होता है वो जोन 1 होता है और बिहार जो है जोन 4 के अंतर्गत आता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कहता निम्नलिखित में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? भूकंप मतलब कहाँ पे सबसे अधिक भूकंप के जो है असर देखे जाते हैं, वो कहाँ पे देखे जाते हैं? देहरादून में देखे जाते हैं। इसलिए ये हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए, किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे अधिक होती है? मतलब किस तरंग की है? तो कहाँ पे? देहरादून में देखा जाता है। इसका भी ये हो जाएगा सही आंसर। चलिए, भूकंप से पृथ्वी पर पहुंचने वाले सबसे पहले तरंग को क्या कहते हैं? तो सबसे पहले जो है वो कौन सा तरंग पहुंचता है? एल तरंग पहुंचता है। कौन तरंग? एल तरंग। नहीं सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पी तरंग। यानी पी तरंग, पी तरंग जो है वो पृथ्वी प्राइमरी तरंग जिसे कहती है, ये सबसे पहले पहुंचता है पृथ्वी की सतह। उसके बाद एस तरंग पहुंचता है, उसके बाद लास्ट में जो है एल तरंग पहुंचती है। तो सबसे पहले कौन तरंग पहुंचती है? पी तरंग पहुंचती है। इसलिए ये हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए, भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित है? तो भारत में 65% भूमि जो है भूकंप प्रभावित है। इसलिए डी हो गया इसका सही आंसर। चलिए, महासागर की तली में होने वाले कंपन को क्या कहते हैं? तो महासागर के नीचे जो कंपन होती है उसे हम लोग बोलते हैं सुनामी। किस नाम से जानते हैं? सुनामी के नाम से जानते हैं। ये आपका जो है बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, इसे हमेशा याद रखेंगे। ये कई बार पूछा गया है किसमें? आपके बोर्ड एग्जाम में। सुनामी किस प्रकार की आपदा है? तो सुनामी जो है एक प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि सुनामी जो है कहाँ पे आता है? समुद्र के नीचे जब भूकंप आता है तब क्या आता है? सुनामी आता है। तो क्या हम एक इंसान जाके समुद्र के नीचे भूकंप ला सकते हैं? जी नहीं ला सकते हैं। इसीलिए इसका डी हो जाएगा सही आंसर। सुनामी कहाँ आती है? स्थल में, समुद्र में, आसमान में, इनमें से कोई नहीं। तो सुनामी ना स्थल में आता है ना ही आसमान में आता है, ये कहाँ आता है? समुद्र में आता है। इसलिए बी हो जाएगा इसका सही आंसर। सुनामी का संबंध है स्थल से, समुद्र से, आसमान से, तो ये कहाँ से है? समुद्र से है। ठीक है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सुनामी का प्रमुख कारण है समुद्र में भूकंप आना। इसलिए ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों, आप जो है अपने दोस्तों में यह वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो आप जो है वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र के भीतर क्या आना? भूकंप आना। आपको किसी भी तरह से घुमा फिरा के अगर सवाल पूछता है तो उम्मीद करते हैं हमें आप पर उम्मीद है कि आप जो हर एक सवाल का क्या दे देंगे? जवाब दे देंगे। महासागरीय तल के कंपन का परिणाम क्या है? तो महासागर के तल का कंपन का कारण क्या है? तो वो क्या है? सुनामी। इसलिए सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो 26 दिसंबर 2004 को जो है बंगाल की खाड़ी में क्या आया था? भयंकर भूकंप मतलब सुनामी आया था। इसलिए डी हो जाएगा इसका क्या जी? राइट आंसर। भूकंप के समय मलबे में दबे व्यक्ति का पता लगाने में सबसे अधिक सहायक होता है किस चीज़ का? तो भूकंप में जब भूकंप होता है और मकान वगैरह ढह के जब उसके नीचे कोई दब जाता है तो उसके लिए हम लोग इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इंफ्रारेड कैमरा। ये क्या करता है? पृथ्वी के नीचे जो भी चीज़ दबी हुई चीज़ रहती है उस चीज़ का पता लगाने में हमें बहुत सहायता करता है। इसलिए इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। और ये जो है वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, इसको ध्यान में रखेंगे।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्नलिखित में से किस आपदा में किया जाता है? तो भूकंप के दौरान किया जाता है। पिछले ही सवाल में ये क्लियर हो गया कि इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग भूकंप के दौरान किया जाता है, भूकंप के बाद। मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, मदद लिया जाता है? तो इंफ्रारेड कैमरा का मदद लिया जाता है। बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। हमने इस सवाल को इस तरह से कंस्ट्रक्शन किया, तैयार किया है कि आपको किसी भी प्रकार से पूछा जाए आपका एक भी प्रश्न ना छूटे। चलिए, मानव शरीर में आग लगने यानी आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो वहाँ पे क्या करना चाहिए आपको? क्या ठंडा पानी डालना चाहिए, गर्म पानी डालना चाहिए, या बर्नॉल लगाना चाहिए, तेल का लेप लगाना चाहिए? तो हमें सबसे पहले वहाँ पे मतलब क्या ठंडे पानी डालना चाहिए। क्या चाहिए? ठंडे पानी। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। इनमें से कौन सा कार्य जले हुए लोगों के लिए नहीं करनी चाहिए? तो वो यहाँ पे देखें तो क्या नहीं करना चाहिए? जले हुए लोगों के लिए नहीं करना चाहिए। तो तेल का लेप नहीं लगाना चाहिए। इससे क्या होता है, जला हुआ भाग और थोड़ा सा दम जलने लगता है, इसीलिए तेल का लेप बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। बस्ती में आग लगने पर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आवश्यक है? क्या दरवाजे खिड़की बंद करना चाहिए, आग बुझाने की प्रतीक्षा करना चाहिए, प्रतीक्षा करना चाहिए, अग्निशामक बुलाना चाहिए? तो हमें जो है जब गांव बस्ती में कहीं पे आग लग जाता है हम तुरंत अग्निशामक को बुलाना चाहिए। खिड़की दरवाजे बंद करने से कोई चीज़ नहीं होगा। ऐसा नहीं जो खिड़की दरवाजे बंद कर देंगे तो ऑक्सीजन बंद हो जाएगा और आग बुझ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। जब छोटी जगह पे आग लगता है तब वहाँ पे हम जो है ऑक्सीजन बंद करके हम क्या कर सकते हैं, आग को बुझा सकते हैं। और आग बुझने का प्रतीक्षा अगर करेंगे, वेट करेंगे, जो आग बुझ जाए तब जाकर निराकरण करेंगे, तब तो सब कुछ खत्म हो चुका होगा। ठीक है, इसलिए इसका सी हो जाएगा सही आंसर। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या है? स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव या मोहल्ले के लोग, या इनमें से सभी? इनमें से सभी हो जाएगा क्या सही आंसर। क्योंकि जब आग लगता है या प्रबंधन कोई भी आपदा घटती है तो वहाँ स्थानीय प्रशासन सबसे महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले तक है स्वयंसेवी संगठन और गाँव मोहल्ले के लोग सभी क्या करते हैं, ये लोग आ जाते हैं इसी में। चलिए, आकस्मिक प्रबंधन के प्रमुख घटक इनमें से कौन है? आकस्मिक प्रबंधन के लिए जो है इसमें से भी उपरोक्त में सभी हो जाएगा। चलिए, इनमें से कौन आकस्मिक प्रबंधन के घटक नहीं है? तो ये जो है यहाँ पे संगीतकार देखेंगे, आकस्मिक प्रबंधन का घटक नहीं है, क्योंकि संगीतकार क्या करेगा, वो तो संगीतकार मतलब सिंगर, जो लोग गाना बजाता है, गाना गाता है, वो लोग। बाकी सब जो क्या है आकस्मिक प्रबंधन का घटक है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो सामान्य संचार व्यवस्था मतलब कम्युनिकेशन वाला चीज़ जो टूट जाना, वो किसका टूट जाने से कहता है? केबल का टूट जाना। जब केबल टूट जाएगा तो हम किसी को जो फ़ोन वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हमारी बातों को दूसरी जगह पहुंचाया नहीं जा सकता है, इसलिए ये हो जाएगा इसका सही आंसर। संसार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो संसार का सबसे ज़्यादा लोकप्रिय साधन क्या है? सार्वजनिक टेलीफोन। तो देखिए अभी हमारा सार्वजनिक टेलीफोन ही होगा, क्योंकि आपका सिलेबस जो अपडेट नहीं हुआ है इसीलिए इसी को माना जाता है। नहीं तो अभी क्या है, सबसे अधिक तो मोबाइल हो गया है ना। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो यह जो है दूरदर्शन के लिए, संसाधनों की खोजने के लिए, मौसम विज्ञान के लिए या दूर संचार के लिए? तो यहाँ पे संसाधनों की खोज करने के लिए जो सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। सी हो गया इसका सही आंसर। चलिए आज का 70 नंबर प्रश्न देखते हैं। कौन सा आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था है? रेडियो, उपग्रह, हैम रेडियो, इनमें से सभी? तो इनमें से सभी हो जाएगा क्या ये इसका राइट आंसर। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, धड़ाधड़ सवाल को करते जाते हैं। 2001 में भारत के किस राज्य में भयंकर भूकंप आया था? 2001 में भारत के किस राज्य में भयंकर भूकंप आया था? वो कहाँ पे आया था? बिहार में आया था, इसलिए बी से बिहार, और आंसर भी क्या है? बी है। चलिए, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो जहाँ पे भूकंप प्रभावित क्षेत्र है उस जगह पे आयताकार भवन होना चाहिए। आयताकार कैसे बोलते हैं? ऐसा जो आकार होता है, ऐसे आकार को हम लोग क्या बोलते हैं?
आयताकार घर। तो ऐसे भवनों की कंस्ट्रक्शन होने चाहिए ताकि जो है वो भूकंप से बच सके। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। भूस्खलन है। भूस्खलन का मतलब पहले समझते हैं। भूस्खलन कहने का मतलब जहाँ पर भूमि खिसक जाए, मतलब भूमि बड़े बड़े मतलब मिट्टी का चाप बनकर क्या कर जाए, खिसक जाए, एक जगह से दूसरी जगह खिसक के निकल के चले जाए, उसी को भूस्खलन बोलते हैं। तो भूस्खलन जो है एक प्राकृतिक आपदा है। कैसी आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। ये हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य क्या है? तो देखेंगे सर्वाधिक भूस्खलन राज्य जो है वो कौन है? उत्तराखंड है। उत्तराखंड में सबसे अधिक भूस्खलन मतलब भूमि खिसकता है और हजारों की संख्या में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसलिए ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है? उचित है, अनुचित है, लाभकारी है या उपयोगी है? तो देखिए भूस्खलन वाले क्षेत्र में अगर हम लोग कोई मकान वगैरह बनाते हैं तो क्या उचित होगा? नहीं, अनुचित होगा, क्योंकि वो कभी भी खिसक के जा सकता है और क्या हो सकता है? किसी का भी मृत्यु हो सकता है। कहते हैं सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो समुद्री तट से दूर ऊंची भूमि वाले स्थान पर करना चाहिए। इसीलिए जो है इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों, ये आज का हमारा आखिरी प्रश्न था और यहीं पे हम अपना वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी हौसला को बढ़ाइएगा। चलिए यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं और कमेंट करके आप जो है अपना उत्तर ज़रूर देंगे कि आपको कितने प्रश्न का आंसर पहले से आता था और कितना अभी आप सीखा। चलिए समाप्त करते हैं। जय हिंद।